चैप्टर 28। उसने अपना हाथ सिया के माथे पर रख दिया। ये देखकर पूरी क्लास शांत हो गई। मुंबई यूनिवर्सिटी में हर कोई जानता था मिस्टर राघव विनम्र स्वभाव की, लेकिन लड़कियों से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। ऐसी भी अफवाहें थी कि काव्य उन्हें पसंद करती थी, यहाँ तक कि उनके करीब रहने के लिए उसने अपनी स्ट्रीम तक चेंज कर ली थी। लेकिन 3 साल बाद भी मिस्टर शेखावत ने उसे कोई भी भाव नहीं दिया। लेकिन सिया को उनको पानी के लालसा को कोई नहीं तोड़ सका। सिया भी यह देखकर उतनी ही चौंक गई जितनी कि क्लास में बाकी सभी स्टूडेंट। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, राघव ने उससे दूर होकर कहा, तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हें कितना बुखार है? उसकी आवाज़ में एक कमांड के साथ साथ चिचिडाहट भी थी। सिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और ओबीडियंटली कहा, मुझे पता है। सिया की जवाब देगी देखकर राघव को हंसी आ गई और उसने शांत होते हुए कहा, तुम्हें पता है और फिर भी तुम हॉस्पिटल नहीं गई? अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कौन करेगा? राघव की शब्दों में सिया को हकीकत में ला दिया। बहुत लंबे समय बाद किसी ने उसे इस तरह डांटा था। वह उसके लिए परेशान भी था और चिंतित भी, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाए। राघव ने अपनी बुक को साइड में रखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। पूरी क्लास अभी भी शॉक में थी, लेकिन राघव ने इसकी परवाह नहीं की। वह सिया को अपने साथ ले गया। लगभग 10 मिनट बाद सिया यूनिवर्सिटी के अस्पताल के एक बेड पर लेटी हुई थी। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और डॉक्टर ने उसे काम करने के लिए ड्रिप की सलाह दी थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट की राजी हो गई। जैसे ही सी उसकी स्क्रीन के अंदर जो भी राघव ने उसके चेहरे की ओर देखा, वह हिल तक नहीं, उसकी हाव भाव नहीं बदले, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी बेचैनी नहीं हुई, जैसे कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा हो। ये देखकर राघव की भौहें और गहरी हो गई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो कई दिनों तक रोती। क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? राघव ने पूछा, ये समझते हुए कि उसके कहने का क्या मतलब है। उसे जल्दी से अपना सर लाया और कहा, सब ठीक है, अब आपको वापस जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। राघव को उसके साथ आए लगभग 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका था। सिया को इतना स्ट्रांग देखकर उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों को ढक दिया। सिया को पता नहीं था उसने ऐसा क्यों किया। उसने सही रूप से अपनी पलकें जब कहीं, लेकिन पलकें उसकी हथेली से टकरा गई, जिससे उसके अंदर अजीब सी सनसनी फैल रही थी। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, वह बोल पड़ा, लड़कियों को इतना मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें इतना अच्छा व्यवहार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीडियंट या फिर फ्रेंडली होते हैं, लोग उन्हें हमेशा ही चोट पहुंचाते हैं। राघव को एहसास हो गया था, सिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वह फाइट पैक करना जानती है, बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह है। जो कोई उसके साथ गलत करता तो वह उसे नोचने के लिए तैयार रहती, उसे खून से लटपट और घायल कर देती। लेकिन अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता या थोड़ी सी भी दया दिखाता तो मैं पलट जाती। इस एहसास में उसकी हथेली को गर्म कर दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया और वहां से चला गया। वही सिया को कुछ समझ भी नहीं आया। मैं अभी भी उसके द्वारा कही गई बातों के बारे में सोच रही थी। फिर एक शांत कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, वह मजबूत नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। कोई और उसका सहारा नहीं बन सकता था। उसे खुद पर ही भरोसा करना था। इसी बीच यूनिवर्सिटी में हुई ये घटना जंगल की आग की तरह फैल गई। सिया को नहीं पता था वह कब सेंटर ऑफ गॉसिप बन गई थी। अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई परवाह नहीं थी। वह गहरी नींद में सो गई। उसका फ़ोन उसके बगल में कई बार बजता रहा, लेकिन वह बेसुध सी बुरे सपनों में खोई रही। शौर्य द्वारा दिखाई गई फिल्म की सीन बार बार उसके दिमाग में घूमते रहे। अंत में वह एक चीख के साथ जग उठी। उसने अपने बेड के पास एक जाने पहचाने व्यक्ति को पाया। अब कैसा महसूस कर रही हो? संजय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा और उसको चेक करने के लिए अपना हाथ
बढ़ाया कि उसका बुखार कम हुआ या नहीं, लेकिन सिया ने उसका हाथ रोक दिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया को उम्मीद नहीं थी पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद संजय कभी उसको उसका चेहरा दिखाने की कोशिश भी करेगा। मैंने सुना तुम बीमार हो इसलिए देखने चला आया। जैसे ही संजय ने ये कहा उसने उसे बैठने में मदद करने के लिए उसका बेड ठीक किया और उसको ग्लास में भरकर पानी दिया। सिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बहुत सी ऐसी चीजें हुई है जिनके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। संजय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सच बोल रहा हो, लेकिन वह भूल गया था वह सिया के सामने बैठा है। सिया इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। अब उसका बुखार कम हो गया था और उसका सर दर्द भी खत्म हो गया था, जिससे वह आप अच्छे से देख और सोच सकती थी। मिस्टर संजय, अगर आप यहाँ मल्होत्रा फैमिली के बारे में बात करने आए हैं तो आप गलत जगह आए हैं। वैसे भी मैं जल्दी ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर संजय अपनी जगह जम गया। इससे पहले कि उसके चेहरे पर कुछ दिखाई देता उसने कहा कि या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले गलतियाँ की है, लेकिन मैं अब सच में माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या तुम वाकई मुझे ऐसी देखती हो? ये सुनकर कम मुस्कुराई और बोली, तो मुझे लगा आपको अपने बारे में अच्छे से समझा है। आप लोगों को अपने शब्दों के मायाजाल में अच्छे से फंसना जो जानते हैं। सिया के हर शब्द के साथ संजय का चेहरा काला पड़ रहा था। आमतौर पर अगर उसकी जगह कोई और होता तो वह गुस्से में अब तक चला जाता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिया के सामने था। उसने कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि तुम अभी बीमार हो, लेकिन सलाह दूंगा अपने लिए चीजें और कठिन मत बनाओ। थोड़ा पानी पी लो। उसने गिलास सिया के सामने बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सिया ने उसे पर नजर भी नहीं डाली। सिया, तुम चाहती क्या हो? समझ नहीं जोर देकर कहा, जैसी कि बस उसके बारे में उसे ही चिंता है। लेकिन सिया ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही सिया ने आंखें बंद की उसने उस लड़की को फिर से देखा जो शौर्य द्वारा फिल्म में थी। वो खून से लथपथ मदद के लिए पुकार रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपनी माँ को अपने पास बुला रही थी। गीतिका, कैदी नंबर 110। वह दोनों एक ही सेल में थी। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उसका पता लगाने के लिए नाम काफी नहीं था। तभी उसे शौर्य का ख्याल आया, लेकिन वह उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसकी मदद की कीमत बहुत अधिक होती थी। तभी दरवाजे की आवाज़ से वो प्रेजेंट में आती और आंखें खोली। दरवाजे पर राघव था। उसने जब संजय को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई और अंदर आते हुए कहा, मैं किसी को इंटरप्ट तो नहीं किया? इस पर सिया मुस्कुराए बिना नहीं रहे सकी। कभी कभी राघव की बोलने का तरीका बहुत तीखा होता था। संजय को स्पष्ट रूप से याद था पिछली बार क्या हुआ था। अगर रूम में केवल सिया होती तो वह उसके पास कुछ देर और रुक सकता था, लेकिन राघव के यहाँ होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। उसे जल्दी से कहा, मिस्टर शेखावत, मैं बस यहाँ सिया को देखने आया था। मेरी अभी क्लास है इसलिए मैं चलता हूँ। फिर मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया। राघव न्यूज़ इग्नोर करके सिया के पास आया और अपना हाथ फिर से सिया के माथे पर रख दिया। यह महसूस करते हुए किसी का तापमान कम हो गया है, उसने आखिरकार पीछे हटकर संजय द्वारा डाला गया पानी का गिलास एक तरफ धकेल दिया और फ्रेश पानी भरकर ग्लास को सिया के सामने करते हुए बोला, वह क्या चाहता है? सिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं। उसे संजय की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ और ख्याल चल रहे थे। सिया को देखकर राघव ने पूछा, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? सिया झिझकी और हिचकिचाते हुए सोचने लगी। वह और राघव इतने करीब नहीं थी, ना ही वह उसके बारे में ज्यादा कुछ जानता था, फिर भी उसने उसकी कई बार मदद की थी।
अगर कुछ हो तो कहो, अकेले ही सब कुछ सॉल्व करना बंद करो, राघव ने कहा। राघव की बात पर सिया का दिल एक पल के लिए डगमगा गया। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती है, उसने कहा, क्या किसी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? कौन? राघव ने पूछा। उसका नाम गीतिका है, वह भी जेल में थी। मेरा नंबर 111 था जबकि उसका 110। उसकी जेल नंबर की उल्लेख पर राघव ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। ठीक है, उसने ये भी नहीं पूछा कि किस लड़की को क्यों ढूंढना चाहती थी, वह बस उसे ढूंढने के लिए राजी हो गया। राघव की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से एक बड़ा भजन उतर गया हूँ। वह धीरे से बोली, पहले लड़की पहले ही मर चुकी है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्या उसका परिवार ठीक है। मुझे बस उसका पता चाहिए। जिस पर राघव ने फिर से सिर हिलाया। उसने अपना फ़ोन निकला, कुछ टाइप किया और उसकी ओर देखा। क्या तुम रिलैक्स कर सकती हो? ड्रैगन ने सिया से कहती। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसको नोटिस करेगा। राघव म्यूजिक समझते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है जब लगवाते समय भी तुम बेचैन थी। थैंक्स आज जो कुछ आपने मेरे लिए किया। आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे ये भी नहीं पता कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं, सियानी टॉपिक चेंज करते हुए कहा। जिस पर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने रिसर्च पर ध्यान दो, मैं बस तुम्हें सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूँ, राघव ने लापरवाही से कहा। जिस पर सिया ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, जरूर। आईबी ड्रिप खत्म होने के बाद सिया अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वह अब और यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वे जाने के लिए उठी तभी राघव अपने से रोकते हुए कहा, कहाँ जाना है? मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगा। यानी एक पल सोचा और फिर कहा, हॉस्पिटल। इसके अलावा उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं थी। इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद उसके पास अपना कोई घर नहीं था। राघव ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वह बस उसे अपनी कर तक ले गया। गाड़ी में बैठते ही सो गई, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह राघव के साथ थी। जब वह जागी तो उसने पाया कि वह हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। इस पर वह घबराई नहीं, बस हैरान थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर राघव ने कहा, मेरे घर। यह कहती हुई राघव ने गाड़ी को एक गेट बंद समिति के अंदर मोड़ दिया। उसने अपनी कार पार्क की और दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने का इंस्ट्रक्शन दिया। झिझक रही थी ये देखकर रख अपने उसको भड़काने के लिए कहा, मुझे रिसर्च में तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। सिया इतना तो राघव को समझ गई थी, मैं उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा और उसको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, इसलिए वह रिसर्च का बहाना बना रहा था। सिया का दिल फिर एक बार गर्माहट से भर गया। मैं गाड़ी से निकल गई और राघव से थैंक यू बोलते हुए बोली, थैंक यू श्री शेखावत, लेकिन सच में मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। अभी उसकी पेट से आवाज आने लगी। ये देख राघव ने कहा, तुम अंदर चलो, मैं खाने का देखता हूँ। सिया घर के अंदर आ गई। राघव का घर उसके स्वभाव से बिल्कुल मिल नहीं खाता था। वह बड़ा तो था लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। वह घर जैसा लगता ही नहीं था। ब्लैक वाइट और ग्रे कलर से पेंटेड दीवारें बहुत कोल्ड लग रही थी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।